सर सवाल कैसे, मतलब व्हाट इज दी शॉर्ट टर्म है उनका आइडिया या वो एक दिक्कत है। संदीप अरोड़ा जी का सवाल है, उन्होंने डिटेल में तो नहीं लिखा है, अगर लिख देंगे तो हम उस तरीके से ले लेंगे। उन्होंने पूछा ये जेबीएम ऑटो पर व्यू क्या है। सर देखिए, जेबीएम ऑटो जितना मेरा है, क्योंकि मैंने आई बिलीव करीबन 350 रुपए पे इसमें पोर्टफोलियो पिक दिया था, उससे ज्यादा जेबीएम ऑटो नितिन सर का है। एंड इफ आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, नितिन सर ने ये शायद 250 रुपए में या 260 रुपए में अपने पोर्टफोलियो पिक पे दिया था, और बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मुश्किल से 2 से 3 क्वार्टर निकले हैं। एंड ये 1500 लेवल्स भी ब्रीच करके गया है। तो रचित जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उतना ही लोकेश जी का भी है। अच्छा, आई एम सो सॉरी। मैं मतलब नितिन जी का मैंने देखा था, इसलिए मुझे बहुत क्लियरली याद था ये बात। और जब भी ये स्टॉक चलता है तो मुझे नितिन जी की याद आती है। तो अब लोकेश जी की भी आएगी। लोकेश जी के लिए कारण भी बहुत है ना सर, हीरो मोटोकॉर्प पे भी आती है, एचडीएफसी में भी आती ही रहती है। तो ये काउंटर सर, अभी जो रीसेंट करेक्शन इसने देखा है, उसके पीछे एक कारण है कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स अभी ओला ग्रीन टेक को चले गए हैं, जिसको जेबीएम ऑटो बहुत क्लोजली पिच कर रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि ये अभी थोड़ा यहाँ पे डिस्टॉर्ट हुआ है। बट आई बिलीव इन लेवल्स पे भी, मतलब जो हमने रन अप देखा है फॉर पास्ट 10 मंथ्स और 12 मंथ्स, उसके बावजूद इन लेवल्स पे भी मेरे को एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है ये। अगर आपकी पोजीशन है तो बने रखें, और इसमें से एग्जिट का अभी कोई रीजन दिखता नहीं है। अगर फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे बना सकते हैं, और पूरी तरीके से ना बनाएं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो जो सब 1200 लेवल्स हैं वहां पे अगर आता है तो और पोजीशन क्रिएट करें। अब जो इसके नए टारगेट खुल के आ रहे हैं सर, वो 1680 और 1890 के ये 2 टारगेट हैं जो मुझे लगता है नियर टर्म अचीव करना चाहिए। और अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये टारगेट अचीव करके ये सेटल हो जाएगा। अभी जिस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है और जो जेबीएम की ऑर्डर बुक है, मैं समझता हूँ इन टाइम टू कम जेबीएम ऑटो और बेटर परफॉर्म करेगा। तो इफ यू हैव पोजीशन, मेंटेन इट। इफ यू डोंट, यू कैन स्टिल बाय, और सब 1200 पे एवरेज करें तो अच्छा लगता है सर ये काउंटर। और इसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में, मेरी इमीडिएट फैमिली के पोर्टफोलियो में और पोर्टफोलियो में है, हो सकता नहीं है। आई एम वेरी कैटेगरिकली स्टेटिंग इट कि ये है। ठीक है, लोकेश जी और नितिन जी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे। हाँ लोकेश जी। सर मैं आपके दर्शकों के लिए बोलना चाहूंगा, ये रचित जी के पोर्टफोलियो में है तो ये कॉन्फिडेंट देता है, आपको रहना चाहिए। प्लस ये स्टॉक मैंने सर 2014 से होल्ड करके रखा हुआ। मैंने सर स्टॉक को 100 रुपए में लिया, 1500 देखा, वहां से स्प्लिट होके 400 रुपए आया, वहां से वापिस आज 1500 रुपए आया। मेरा एक्चुअल बाई इसका 30 रुपए का है, आज ये 1300 रुपए का है। तो आप सोच सकते हो क्या रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। और मैं जब लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ क्या मतलब होता है लॉन्ग टर्म का, तो आज भी मैं होल्ड करके रखा हुआ हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है इसको बेचने की। अभी भी सर ये स्टॉक 12-14 हजार करोड़ के मार्केट कैप में है। आप ये सोचिए, इलेक्ट्रिक बस जो सेगमेंट है उसमें कौन सी कंपनी है, एक है जेबीएम, एक है ओलेक्ट्रा, आपको तीसरा नाम जल्दी से नहीं दिखेगा। अगर आप टाटा की बात करोगे, वो मेनली ट्रक बनाते हैं, उसमें फोकस ट्रक में ज्यादा है, जो बसेस है उसमें नहीं है। तो 2 ही कंपनी जो मोनोपोली बिजनेस लेके रखे हुए हैं, कभी ऑर्डर इनको मिलता है, कभी ऑर्डर ओलेक्ट्रा को मिलेंगे। दोनों कंपनी मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए आने वाले 4-5 सालों में। इलेक्ट्रिक में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट बसों में इनको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले चेंज करती है अपना बस, जो भी, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, वो चेंजेस करेंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इन दोनों कंपनी को होने वाला है, तो आपको अभी भी रखना चाहिए। मैंने उसी थीम पे 2014-15 में आइडेंटिफाई किया था और उस टाइम से मैं आज भी लेके बैठा हुआ हूँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं है इसको बेचने की। मुझे लगता है ये भी यहाँ से भी वॉन्डर करेगा। अभी आपको अगर प्राइस वाइज देखोगे तो फंडामेंटल से कोई बात करेंगे तो बोलेंगे 150 की पी में चल रहा है, वो आज के लिए चल रहा है। मगर आप अगर इसका बिजनेस का देखोगे, ये ऑलरेडी इनके पास 5-6 साल का ऑलरेडी बिजनेस इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक में है, और ये ऑर्डर बहुत ज्यादा बनने वाले आने वाले टाइम पे। तो ये 150 की बी से 15 की बी हो जाएगी 1 साल के बाद उसमें, और स्टॉक भी भागता रहेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी रेशियो हर जगह पे नहीं दिखा जाता। तो ये एक बार ध्यान रख के ही दर्शक मेरे हिसाब से एक बार में तो पैसा ना लगाएं,
क्योंकि अपन 1200 का भाव है, हो सकता है 1000 आ जाए, 900 आ जाए, वो करेक्शन में भी ऐड करें थोड़ा। अगर 100 रुपये लगाना है तो 30 रुपये अभी लगाएं, फिर 20-20 रुपये हर करेक्शन में लगाते रहें तो कोई दिक्कत नहीं। जी नितिन सर कुछ ऐड कर रहे हैं? सर ऐड में सिर्फ इतना ही करूंगा, फंडामेंटल टेक्निकल पर इन्होंने बात कर ही दी है तो उसी को रिपीट नहीं करूंगा। जेबीएम ऑटो के लिए एक ही बात बोलूंगा, सितारे बुलंद है, कई लेवल पर बिल्कुल रचित जी ने बोला है 250-300 पर भी, और कई लेवल पे भी। इनफैक्ट लास्ट थर्सडे भी जब 1500 से 1300 आए तब भी मैंने बाई किया है। ऑन एवरेज 600 के आसपास का एवरेज प्राइस पर मेरे पास में होल्डिंग है, मेरे क्लाइंट्स के पास होल्डिंग है। 2024 लास्ट क्वार्टर के लिए मेरा 3000 का टारगेट है। जब सितारे बुलंद है तो मैं डिफरेंट लेवल पे इसे बाइंग करने के लिए आगे के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि तो मुझे दिख रहा है इसके अंदर में क्लियर कट क्या हो रहा है, टेक्निकल लेवल पे भी, फंडामेंटल लेवल पे भी, जो इसकी डिमांड सप्लाई बनी है उसके लेवल पे भी, और दूसरा प्लानिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक ही वर्ड मेरे बोलूंगा, मैं डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और तो इसको कई बार इसको मैं बोल भी चुका हूँ, इसके अंदर में आप लॉन्ग टर्म नजरिए से इन्वेस्टेड रहे। मेरा टारगेट 3000 रुपए का है। जी ठीक है, तो ये जेबीएम ऑटो पे बढ़िया एनालिसिस, और तीन एनालिस्ट ने इस पे डिटो भी कर दिया है, तो ये एक सवाल का जवाब हमें मिल ही गया है। अनिल जी एक सवाल आपसे ले रहा हूँ, और इनफैक्ट इस पे नितिन जी आप भी राय दे दीजिएगा, और क्योंकि आपका भी ये फेवरेट ब्रांड रहा है। अडानी के स्टॉक्स पे तो आयशा जी का सवाल नहीं, रचित जी का सवाल है, रचित बंसल जी का, और पूछ रहे हैं कि क्या अडानी बास्केट में कहीं पे भी कुछ शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी है इस समय जहाँ पे मुनाफा बनाया जा सकता है? सर आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है अदानी ग्रुप के बारे में, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, और वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स वैसे ही आउट ऑफ कंसिडरेशन हो जाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चल चुके हैं और फंडामेंटल्स के सपोर्ट के बिना चल चुके हैं। तो मैं अगर फंडामेंटल्स के बेसिस पे बात करूं तो एक अदानी विल्मार ऐसा स्टॉक नज़र आता है जहाँ पे थोड़ा आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक अभी नीचे आया है, रिसेंटली कुछ करेक्शन देखा गया है उसके अंदर। एट द सेम टाइम कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा बिजनेस है। इट्स अ सेक्युलर ट्रेंड काइंड ऑफ बिजनेस, जहाँ पे एक एफएमसीजी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रेगुलरली थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, हमेशा देखने को मिलती है। तो ये डिफेंसिव स्टॉक है, अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे रिसेंटली करेक्शन के बाद में अवेलेबल है अच्छे लेवल्स पे। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं अदानी ग्रुप के, तो उन पे मैं एक्टिवली तो देखता नहीं हूँ। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है। जी, लेकिन नितिन जी ये कहते हैं कि फंडामेंटल्स हो या ना हो, सितारे जब बुलंद होते हैं तो फिर बिना फंडामेंटल्स के भी चीज़ें चलती हैं, और वो अडानी ग्रुप के साथ में होता हुआ दिखा है। आगे का रास्ता क्या है, और अभी इस समय शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है या नहीं? नितिन सर देखिए अडानी एंड इंडिया की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, मैं सितंबर अक्टूबर फर्स्ट हाफ तक, फर्स्ट 10 डेज तक थोड़ा सा मैं बोलता हूँ टर्मोइल दिख सकता है गवर्नमेंट्स के ऊपर में, इनफैक्ट अडानी के ऊपर में भी, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, नॉट द इन एक्चुअल वे बट प्लेनेटरी वे में कनेक्टेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है, मैं वो कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। लास्ट सितंबर अक्टूबर तक आप थोड़ा सा मान के चलो, थोड़ा सा टर्मोइल दिखता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर्स आएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल सब तरफ से थोड़े से, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत बढ़िया बाइंग का मौका है। डिफरेंट लेवल्स पे अडानी स्टॉक्स के अंदर में भी मेरी बाइंग बन रही है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नजरिया है 2024-2025 तक के लिए। इनफैक्ट अडानी को मैं उसके आगे भी देख रहा हूँ, बट फिलहाल मैं 2025 तक का ही लेता हूँ। तो डिफरेंट लेवल्स में मैं बाइंग करिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद में मुझे जिस हिसाब से बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, सो गवर्नमेंट की स्टैंडिंग भी जो है बहुत स्ट्रांग होगी डिफरेंट फ्रूट पे, और उसके अलावा साथ साथ अडानी की भी, क्योंकि प्लैनेट जो है एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हैं। इसीलिए भी मैंने बोला था कि कई जगह जात को रखा है कि अडानी में अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लैनेटरी एंगल मुझे एक अलग ही डायनेमिक्स दिखा रहा है, और मैं उसको भी बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ और उसको कंसीडर करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। सो अडानी पे मैं बोलूंगा सितंबर तक आपको डिफरेंट मौके मिलते हैं तो आप बाइंग करो, बट लॉन्ग टर्म नजरिया आप 2024-2025 बीच में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट अक्टूबर के बाद आपको बहुत क्लियर कट आपको डायरेक्शन दिखेगा इसमें। जी
और किसी और एनालिस्ट पे इस सवाल के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो ये 9 बजे वाला जो प्राइम टाइम वाले डिबेट होते हैं न्यूज चैनल के, ये उस तरीके का भी हो सकता है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, और ये शो है मार्केट लाइव, तो इसलिए मार्केट पे रहते हैं। अगला सवाल साईं प्रवीण जी का फेडरल बैंक पे है। लोकेश सर, फेडरल बैंक एक बार देखिए चार्ट में कैसा दिख रहा है? 125 के आसपास की इनकी खरीद है। ना सर, बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। उनका जो अभी आउटकम इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है मंथ के, बहुत ही बेहतरीन है। अभी छोटा सा करेक्शन आपको देखने को मिला है, बट वो करेक्शन लेने का ही मौका है। साई प्रवीण जी को मैं पहले से, हमने बात की है बहुत बार आपके शो में, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहिए। 150 155 का टारगेट पहला रखिए, और 170 80 का टारगेट भी आप देख सकते हो 6 से 12 महीने का, और 3 महीने के अंदर 150 55 देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, तो ये है राय फेडरल बैंक पे। अनिल सर, चोला फाइनेंस को ट्रैक करते हैं क्या? चोला फाइनेंस को ट्रैक करते हैं और बहुत अच्छा स्टॉक है। गुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मतलब ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप आंख बंद करके किसी भी दिन ले सकते हैं। अच्छा, और सवाल इनफैक्ट पूरा ये है कि चोला फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, इन दोनों में से अगर एक को उठाना, एक पिक करना हो तो कौन सा होगा सर? आई वुड स्टिल गो विद चोला फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है और इसके भी फंडामेंटल्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरा कंफर्ट लेवल कहें या तो थोड़ा सा मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे चोलामंडलम जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। जी ठीक है। लोकेश सर, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं क्या? सर, ये हमने 2 वीक पहले जिस दिन हीरो मोटो कप दिया था उस दिन ही ऐड किया था। मैंने बोला ऑटो सेक्टर में अगर जाना है तो हमें ऑटो एंसिलरी जो है, जैसे ऑटो को फाइनेंस करते हैं, उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके हिसाब से चोला फाइनेंस को मैंने रिकमेंड किया था 1070 1080 में। अभी 1140 चल रहा है। हमारा टारगेट 1250 1400 का है, तो अभी कंटिन्यूअस होल्ड रखें, मेरे हिसाब से पैसा अच्छा बनेगा स्टॉक। ठीक है, तो ये है राय चोला एंड श्रीराम। रचित सर, वोल्टास में फ्रेश परचेज करी जा सकती क्या? सूर्य गुप्ता जी का सवाल है। सर, वोल्टास मुझे करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, और कुछ टाइम पहले ही आपके चैनल के माध्यम से इसको पोर्टफोलियो पिक पे हमने कवर भी किया था। और जैसा कि मेरे सारे काउंटर्स का परफॉर्मेंस रहता है, वो उस टॉय कार के तरह होते हैं कि जहां उनको रखा जाता है, पहले पीछे खींचा जाता है, उसके बाद ही वो आगे जाते हैं। तो आई बिलीव ये एक वो लेवल है कि पीछे खींच लिया गया है और यहाँ से अब ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता है, एंड अच्छे लेवल्स हैं, अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। आप 870, 980 और 1040 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट के साथ इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये है राय वोल्टास पे। और बहुत सारे और दर्शक जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है और थैंक यू इन सारे विशेष के लिए। संजय सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सभी एनालिस्ट को, और आनंद किशोर जी कह रहे हैं ग्रेट शो विद ग्रेट एक्सपर्ट्स। तो निश्चित रूप से ग्रेट एक्सपर्ट्स तो हैं, शो हम अच्छा बनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। नितिन सर, सवाल है पेटीएम पे, काशिफ जी का सवाल है 550 पे खरीद है, होल्ड करें या बेच दें? मैं बोलूंगा इसको होल्ड करना चाहिए सर अभी फिलहाल तो, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे पहले जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं छटी है, और अभी इस जगह पर टेक्निकली भी जो है अब एटलीस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। और ये कंसोलिडेशन जो मुझे लग रहा है 794 और ऊपर में 875, इस जगह पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेशन दिख रहे हैं बिकॉज दो मजबूत प्लैनेट्स इसके अंदर में आपस में फाइट कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट एक तरफ का डायरेक्शन नहीं कर पाता है। बट ओवरऑल इसके अंदर अभी फिलहाल अब घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज गिरावट जो है इसके अंदर मुझे नहीं दिख रही है, और इसके अंदर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है कई सारे फ्रंट से आ रही है। इनफैक्ट एफआईआई भी धीरे धीरे इसके अंदर में अब होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट की भी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। तो मैं बोलूंगा इसके अंदर में आप बने रहे, आपका लेवल बहुत सही है। इनफैक्ट आप 550 के आसपास बोल रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मैंने नीचे का जो कंसोलिडेशन का जोन दिया है वो 794 के आसपास का दिया है, तो बहुत बड़ा उसके अंदर कोई गैप नहीं है। सो आप इसके अंदर बने रहे, लॉन्ग टर्म नजरिया थोड़ा सा रखिए। अगर एक साल का नजरिया मुझे लगता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1400 का लेवल टच करेगा एक साल के अंदर। जी, अगर आपने 550 का लिया तो अच्छा लेवल है, अगर आपको आईपीओ में मिला होता तो फिर मुश्किल होती। तो अच्छी बात है कि जिस तरीके से एनालिसिस और वो बता दिया नितिन सर ने करना क्या। ठीक है, लोकेश जी से थोड़ी देर में जुड़ते हैं दोबारा से, तो डाबर पे उनसे सवाल लेंगे। और तब तक
नितिन जी, आपसे मैंने वो तो ले लिया था, अपने अडानी पोर्ट और अडानी विल्मर की टीम मल्होत्रा जी का सवाल है वो हम ले चुके हैं। लोकेश जी आ गए। लोकेश सर, डाबर पे अजय मिश्रा जी का सवाल है, क्या व्यू है सर? मेरे हिसाब से डाबर में अगर आपका व्यू पॉइंट क्या है वो पता करना जरूरी है। ट्रेडिंग की अगर बात कर रहे हो तो एकदम सही जगह है इसमें ऐड ऑन करने के लिए, जिसका स्टॉप लॉस छोटा सा 560 के करीब रख लीजिए। ये वापिस अपर डायरेक्शन में जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जो 585 से 590 तक लेके जा सकता है। ये तो मैं सर, जब हम बात कर रहे हैं 2 या 4 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 600 रुपये से करेक्शन डाबर पे आते हुए दिखा है 590 600 के बीच से, तो मुझे लगता है उसी जगह पे कोई फंसा होगा और तभी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपका व्यू पॉइंट 3 से 6 महीने का है तो डाबर हो, एचयूएल हो, आईटीसी हो, ऐसे एफएमसीजी जो भी स्टॉक्स हैं उसको फोकस में आपको रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। और इलेक्शन में अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा जो रूरल एरिया होते हैं वहां पर खर्चे बढ़ा देते हैं वो, और उससे क्या होता है जो डाबर जैसी कंपनीज है उनको फायदा जरूर मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी इन कंपनीज को मिलेगा। तो आप उसके हिसाब से अगर 3-6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके लिए 675 से 700 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। और एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है सर, लास्ट 1-1.5 साल से जब मार्केट नहीं चल रहा था, दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो चले हैं, एक एफएमसीजी, दूसरा ऑटो। तो एफएमसीजी में अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन जारी है जी। और खासकर वो जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है, सीधे अकाउंट में पैसे आते हैं, उस पैसे का फायदा ज्यादातर रूरल एरिया में इस तरीके की कंपनीज को मिलता है, वो उसको नजर में रखते हुए। लेकिन सरकार कहती है रेवड़ियां नहीं बांटना चाहिए, तो इसलिए। खैर, अगला सवाल एक और है सर, जो कि लोकेश जी आपका पुराना फेवरेट रहा है, MHRIL, महिंद्रा रिजॉर्ट। सर। इसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग करा दी है 300 के लेवल पे, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा ही साइडवेज चल रहा है। जो एक स्टॉक था आपका इंडियन होटल, वो तो जबरदस्त रिटर्न दिया है, बट MHRIL उस लेवल पे 200 से हमने आइडेंटिफाई किया था, 200 से 300 हुआ लास्ट 1-1.5 साल के अंदर। 1 साल के अंदर आप बोल सकते हो 50% भी बहुत होता है, मगर जिस लेवल पे दूसरे होटल स्टॉक ने रिटर्न दिया वो स्टॉक ने नहीं दे पाया। तो मैंने भी पर्सनली प्रॉफिट बुक कर लिया है इसमें, और अपने क्लाइंट्स को भी प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। अब अगर कोई होल्ड कर रहा है तो इसमें स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 275 का। इसमें मूवमेंट आ सकता है सर 315 320 के ऊपर, तो एक बार वो 315-20 निकल जाए तो 360-70 के लिए जा सकता है। लॉन्ग टर्म में व्यू बहुत पॉजिटिव है स्टॉक में, बहुत ही अच्छा कैश का बिजनेस बन रहा है, जो भी आप पैसा दे रहे हो उनका एसेट बन रहा है इसमें, तो दिक्कत नहीं है। बट स्लो मूविंग स्टॉक है, और मार्केट जब हाई स्पीड में चल रहा है और मुझे 20 स्टॉक ही खरीदने, टोटल 20 से 22 स्टॉक ही खरीदने, तो उस लिस्ट में ये नहीं आ पाता, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक का सलाह दी है। जी, ठीक पर है, ऐसा ये स्टॉक है। अच्छा है। ठीक है। एक सवाल LTI माइंट्री, अनिल जी आप ट्रैक करते हैं क्या? या कोई भी एनालिस्ट इस पे अगर कोई व्यू देते हो तो। इसको मैं एक्टिवली तो ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये कंपनी वैसे काफ़ी डिसेंट कंपनी लगती है। IPO के लेवल से मैं इसको वैसे देखता आ रहा हूँ, L&T इंफ्रा, इन्फोटेक। तो अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है ना वो तो काफ़ी अच्छी हुई हैं, ऑल्दो ये स्लाइड टेक ओवर था और L&T ने माइंट्री को अक्वायर किया है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि IT फील्ड के होने की वजह से इसको पूरा फ़ायदा मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। और अभी इसका वैल्यूएशन अगर देखें तो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं कहूँगा इसको, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। So I think it entirely depends on the time frame horizon of the investor, कि वो कितने लंबे टाइम तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, क्या उनका व्यू है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह पे ले रहे हैं अगर, तो मेरे ख्याल से अभी इसने रिसेंटली 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो रीच किया है, 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मोमेंटम बन रहा है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में आंसर करने के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है समझना कि हमारे दर्शक जो हैं वो व्यू पॉइंट क्या है, कितने लंबे नज़रिए के लिए वो देख रहे हैं। जी।
ठीक है, लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वो ठीक है। ठीक, यही है व्यू। लोकेश सर आपसे जल्दी से एक सवाल ले रहा हूँ, इंडो बोरेक्स देख लवजीत लीजिए। जी मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा। हाँ जी नितिन जी बताइए। लवजीत जी मैं LTI माइंड ट्री पे बात करूंगा। लास्ट वीक जब हम लोगों बात की थी तो मैंने बताया था कि जो आगे जो मैं रैली देख रहा हूँ उसके अंदर में IT की पार्टिसिपेशन मुझे बिल्कुल कम दिख रही है। इनफैक्ट मैंने अपने पोर्टफोलियो से भी IT को बहुत ही कम रखा है। इनफैक्ट सबसे कम मेरी पोर्टफोलियो में जो परसेंटेज है वो IT का है, बिकॉज नेक्स्ट जो हमारी रैली बन रही है उसके अंदर मुझे फार्मा, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब सेक्टर की पार्टिसिपेशन ज्यादा दिख रही है। सो मैं IT से आउट हूँ थोड़ा सा और बहुत ही कम रख रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम भी बिल्कुल नील रहेगा पार्टिसिपेशन, लेकिन कॉम्पिटिटिव जो पहले दिखता था वो मुझे अब नहीं दिख रहा है। सो मैं इससे आउट हूँ। तो LTI माइंड ट्री पे मेरा वही व्यू है। इसके अंदर अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो मेरा व्यू है पर्सनली कि मैं प्रॉफिट बुक किया हुआ हूँ। मेरे क्लाइंट्स के पास भी होल्डिंग ना के बराबर है और मेरे पास बिल्कुल ही कम के बराबर है ओवरऑल IT सेक्टर के अंदर में। तो व्यू यही है मेरा, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो निकल जाइए। दूसरे सेक्टर ऐसे हैं जो कि आपको बहुत तेजी से और बहुत बड़ी रैली में वो आपको पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। जी ठीक है। लोकेश सर इंडो बोरेक्स का चार्ट देख सकते हैं? इंडो कौन सा सर? बोरेक्स, BOREX। पार्थ जी का सवाल है 6 महीने का नजरिया। INDO BOREX। सर मेरे हिसाब से तो अवॉइड करके चले तो ज्यादा बेटर है। अगर आपने ले लिया है उस केस में स्टॉप लॉस 120 का लगा लीजिए। मुझे इस स्टॉक में ज्यादा दम नहीं दिख रहा। ठीक है, स्टॉक में ज्यादा दम नहीं दिख रहा है, ये राय है। इंडो बोरेक्स में थोड़ा सावधान रहें, दूर रहें। और ठीक है, HDFC बैंक पे लोकेश जी ने कुछ राय दी थी। नितिन सर एक बार आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल ले रहा हूँ आज का। HDFC बैंक कैसा दिख रहा है? सर शॉर्ट टर्म बैंकिंग गेन के लिए लिया फाइनेंशियल था? सेक्टर पे मैं ओवरऑल बुलिश हूँ। सो मैं HDFC बैंक की अगर बात करूंगा तो मैं लॉन्ग टर्म नजरिए से ही बात करूंगा। इसके अंदर में डिफरेंट लेवल्स पे आप अगर बाइंग कर सकते हैं तो बाइंग करके चले। लंबा नजरिया मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके अंदर नहीं, क्योंकि हलचल मची हुई है तो ट्रेडिंग में आप हो सकता है स्टॉप लॉस आप हिट करवाए, बट लॉन्ग टर्म नजरिया आप लेते हैं इसके अंदर में। HDFC बैंक फिलहाल इसका प्राइस अभी 1600 के आसपास चल रहा है। और मैं नंबर्स पे अगर बात करूं तो मुझे जो 1.5 से 2 साल का मेरा नजरिया जो आ रहा है वो मेरे पास में 2425 का पहला टारगेट दे रहा हूँ। ये मैं बहुत कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव देता हूँ। मैं रैली के अंदर पार्टिसिपेशन में देखता हूँ तो इससे बहुत ऊंचा का टारगेट है, बट ये टारगेट ऐसा है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अचीवेबल है, बिकॉज ये कंजर्वेटिव टारगेट जो है इसकी परसेंटेज मेरे पास में ऑलमोस्ट 92% है। 90 to 93% के आसपास अचीवेबल प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ रहा है। सो इसके अंदर में बाइंग की जा सकती है, बने रहा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म नजरिया लेकर रखते हैं इसके अंदर। जी